फ्रेंड्स, मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपके अपने चैनल रॉयल गाइडेंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग ने आरआरबी की 100 डे सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लोगों का थर्ड डे है। पिछली क्लास में मैंने आपको ज्योग्राफी की एक 30 क्वेश्चंस की एमसीक्यू की शीट्स कराई थी। उम्मीद करता हूं जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो शीट्स के अंदर दिए गए क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे और उसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम और हम लोग के एंड्रॉइड के ऐप पे अपलोड कर दी जा चुकी है। जिसने अभी तक नहीं किया वो हमारे प्ले स्टोर से जाके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करे और उसके बाद हमारी शीट्स को लगाए और देखे। तो आज हम लोग बच्चों अपनी नई क्लास लेके आए हैं ज्योग्राफी की और इस क्लास का आज का जो टॉपिक है आवर एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे क्या रीजंस है, ब्रह्मांड में कौन सी गैसेज होती हैं, हम लोग का इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, लिक्विड कैसे एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीजों को हम लोग गौर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले आज के नए टॉपिक को, आवर एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले बच्चों इसकी हम लोग कहानी सुनते हैं। हम लोग का ब्रह्मांड बना कैसे, ब्रह्मांड का इवोल्यूशन सबसे पहले कैसे हुआ, इसके लिए कहानी आपने सबसे पहले ये सुनी होगी बच्चों। सबसे पहले हुआ था बिग बैंग थ्योरी। आपने नाम सुना होगा बिग बैंग। बिग बैंग का जब धमाका हुआ था उससे सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? बिग बैंग से उत्पत्ति हुई थी हम लोग के ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। यूनिवर्स के ही अंदर आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर आता है हम लोगों का अपना प्लेनेट अर्थ। तो ये सब बिग बैंग के विस्फोट के बाद से एक सिलसिलेवार तरीके से हुए हैं। मेन जो इसका रोल प्ले किया है डेवलपमेंट में, मेजर रोल प्ले किया है ग्रेविटी ने। किसने रोल प्ले किया है? ग्रेविटी ने मेजर रोल प्ले किया है इन सबको बनाने के अंदर। ठीक, अब हम लोग की जब अर्थ बन गई, अगली स्लाइड में चलते हैं। हम लोग की जब बच्चों अर्थ बन गई, अर्थ हम लोगों की जब डेवलप हो गई, तो आपको ये बात शायद पता होनी चाहिए, हम लोग की अर्थ अपने शुरुआती समय में एक मोल्टन फॉर्म में थी, एक आग का गोला थी, मोल्टन फॉर्म। ये मोल्टन फॉर्म क्या होता है? मोल्टन फॉर्म एक लावा का फॉर्म होता है, लावा के रूप में थी। अब बच्चों एक चीज बताओ, आप लोगों ने फिजिक्स में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा। फिजिक्स में देखिए, जैसे एक हमने एक ये ऑब्जेक्ट ए बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बी बनाया है, आपको विजुअली दिख रहा होगा ए ऑब्जेक्ट बड़ा है बी से। पर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब किसी चीज के अंदर गर्मी होती है तो वो चीज एक्सपैंड हो जाती है, पर जिस चीज की टेम्परेचर कम हो जाता है वो चीज दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली आती है। तो था क्या, जब अर्थ अपने शुरुआती दौर पे थी तो अर्थ एक मोल्टन फॉर्म में थी। हुआ क्या, स्लोली स्लोली लाखों साल लग गए इसको कूल डाउन होने में। तो जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हो रही थी, फिर से जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हो रही थी, वो साइज उसका श्रिंक होता जा रहा था। पर बच्चों एक चीज बताओ, आप लोगों ने गर्म चाय की प्याली पी होगी। चाय ठंडी होती है, क्यों ठंडी होती है? जब उसके अंदर की हीट निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब अर्थ भी ठंडी हो रही थी तो इसके अंदर से इसकी गैसेस निकल के बाहर, इसके अंदर से इसकी क्या निकल के आ रही थी? गैसेस निकल के आ रही थी। और इसमें जो मेजर गैस निकल के आई थी वो आई थी कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, सल्फर आई थी, हम लोग की नियॉन आई थी, हाइड्रोजन आई थी, नाइट्रोजन आई थी, पर ऑक्सीजन नहीं आई थी। और एक गैस और थी H2O। H2O गैस, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं वाटर वेपर। तो फिर से समझते हैं, अभी तक हम लोग ने क्या समझा? जब अर्थ अपने इनिशियल नेशेंट स्टेज में थी तो अर्थ एक आग का गोला थी। समय के साथ अर्थ ठंडी होना स्टार्ट हुई तो अर्थ ने क्या किया, अपने अंदर की रेजिडुअल एनर्जी जो बची हुई हीट होती है उसको इन गैसेस के फॉर्म में बाहर निकालना चालू कर दिया और उसका धीरे धीरे साइज क्या होता गया, श्रिंक होता गया। एक चीज बच्चों और जान लो, मोल्टेन फॉर्म एक लावा का फॉर्म होता है। लावा का फॉर्म एक ऐसा होता है जिसमें आप कोई भारी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो डूब जाएगा।
ठीक इसी प्रकार से अर्थ जब मोल्टेन फॉर्म में थी तो अर्थ के अंदर जितने हैवी मटेरियल थे वो सब अर्थ के बॉटम में चले गए। मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं। जितने भी हम लोगों के हैवियर मटेरियल थे वो सब अर्थ के बॉटम में शिफ्ट हो गए। फिर से हैवी मटेरियल अर्थ के कहां पे आ गए, बॉटम में आ गए, और जो लाइटर मटेरियल थे वो आउटर लेयर्स में आ गए। तो देखिए जो हम लोग बाहर चलते हैं, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, क्या वो इतनी हैवी होती है? नहीं होती। पर जैसे जैसे आप अर्थ के बॉटम में चलते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटल कितना हैवियर होता है। तो अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो मतलब ये आप समझ गए कि अर्थ में जितने भी कूल डाउन स्टेज में जितने हैवी पार्टिकल थे वो सब नीचे जाते चले गए, और अर्थ से कौन कौन सी गैस बाहर इवॉल्व होके आई, निकल के आई? वाटर गैस, H2O, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नियॉन, आर्गन, ये सारी गैसेस हम लोग की निकल के आई। पर इसमें हम लोग की ऑक्सीजन का कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ऑक्सीजन कैसे निकल के आई, फिर एटमॉस्फेयर बना कैसे, अब बाकी चीजें आगे समझते हैं। बच्चों एक चीज देखो, अर्थ के अंदर सबसे पहले जान लो जो बॉटम है, अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन की वजह से अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। फिर से आयरन की वजह से अर्थ के अंदर क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आज धरती का जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है उसके पीछे जो मेन चीज रिस्पॉन्सिबल है वो आयरन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ? देखिए आयरन हम लोग के अर्थ क्रस्ट में, अगर आज हम धरती के सरफेस में लगभग 4000 से लेके 4500 किलोमीटर नीचे तक अगर हम लोग डीप बोरिंग कर दें, 4000 से 4500 किलोमीटर तक हम लोग डीप बोरिंग कर दें, तो आप वहां पे जाके देखेंगे आपको आयरन ही आयरन चारों तरफ मिलेगा। तो अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द डे वन थी। क्यों थी? क्योंकि अर्थ के अंदर खूब सारा आयरन था। अब बच्चों एक चीज देखो, ये जो गैसेस बाहर निकल रही हैं ये धरती से एक लिमिट के बाद जाके रुक जाएंगी। धरती से एक लिमिट के बाद जाके क्या होंगी? रुक जाएंगी। जैसे ये देखिए हम लोग का अर्थ है, यहां से गैस निकल रही है, पर एक टाइम के बाद ये सारी गैसेस यहां पे इकट्ठा हो जाएंगी। सारी गैसेस हम लोग की क्या इकट्ठा हो जाएंगी, और इन्हीं गैसों से हम लोगों का बना है क्या? एटमॉस्फेयर। इन्हीं गैसों से हम लोग का क्या बना है? एटमॉस्फेयर। अब बच्चों जरा इसमें से सोचने की बात यह है, हमने आपको आयरन था और ग्रेविटेशन था क्यों बताया? बच्चों अगर आज आयरन और ग्रेविटेशन ना होता तो ये जितनी गैस हैं वो सब एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाती, एस्केप आउट हो जाती। तो जब भैया एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ गैसेस, इस एटमॉस्फेयर को बोलते हैं। जब भैया गैस रुकेगी ही नहीं तो हम लोग का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आज हम लोग की अर्थ में एटमॉस्फेयर को बनाए रखने का सबसे होल सोल जो इंपॉर्टेंस लेता है वो हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स लेता है। पर आपके सिलेबस में क्या पूछा जाता है? आपके सिलेबस में ये नहीं पूछा जाता एटमॉस्फेयर कैसे बना था, उसका इवोल्यूशन लिखिए। ये आपको जानकारी में होना चाहिए। आपके सिलेबस में पूछा जाता है कि आपके अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो बच्चों हमेशा याद रख लेना, हम लोग की अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम लोग के अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। यहां तक आप लोग समझ गए एटमॉस्फेयर हम लोगों का कैसे बना। अब कहानी आती है हम लोग का ऑक्सीजन कैसे आया। अब देखिए इसको मैं रफ करता हूं। अब देखते हैं हम लोग का ऑक्सीजन कैसे आया। देखिए ऑक्सीजन कैसे आया इसको समझते हैं हम लोग एक कहानी से, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों था क्या? अभी आपने देखा स्टेज वन में, अभी आपने बच्चों देखा स्टेज वन में अभी अर्थ कूल हो रही है। अर्थ क्या हो रही है? कूल हो रही है। अर्थ कूल हो रही है, ये गैस को इवॉल्व कर रही है, गैस को बाहर निकाल रही है, इवॉल्व आउट कर रही है। जब बच्चों गैस बाहर इवॉल्व होगी
तो इसमें हमने आपको बताया था वाटर वेपर भी था। क्या था? वाटर वेपर। वाटर वेपर ही रिस्पॉन्सिबल है आज धरती में पानी की वजह से। बच्चों एक चीज बताओ, अर्थ जितनी बड़ी है, अगर इतनी बड़ी चीज अगर एक आग का फॉर्म बन जाएगी तो क्या बच्चे क्या 4-5 दिन में ठीक होगी? बिल्कुल ठीक नहीं होगी। इसको ठीक होने में लगभग लाखों साल लगेगा। लाखों साल तक धरती के अंदर से गैसेस निकल रही थी, एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो रही थी। इसमें वाटर वेपर भी काफी सारा था, वो एटमॉस्फेयर में निकल रहा था, चारों तरफ फैल रहा था। आपको एक बात जान के ताज्जुब होगी, जब अर्थ कूल हो रही थी तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती थी। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में आप सांस नहीं ले सकते, आपको सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। पर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कैसे? इसीलिए तो बोलते हैं ना, ऊपर वाला है, भगवान है, प्रकृति है, देखिए किस प्रकार से करवट लेती है। हुआ क्या, ये वाटर वेपर जब वायुमंडल में था, आपको पता है स्टीम यानी वाष्प उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही वो अंतरिक्ष में जाता है, वायुमंडल में जाता है, वहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। जब वो लिक्विड काफी हैवी हो जाती है तो वो रेन फॉर्म के फॉर्म में बरसने लगती है। हुआ क्या, यही वाटर वेपर की वजह से धरती पे रेन होना स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई? रेन। बच्चों आप देखते हो 2 घंटे की बारिश होती है, 3 घंटे की बारिश होती है, उसमें आपका शहर भर जाता है, दिल्ली में स्विमिंग पूल बन जाता है, सारी जगह ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। पर बच्चों एक चीज जान लो, जब इवोल्यूशन के समय बारिश हुई थी तो लगभग हजारों लाखों साल तक लगातार रेनफॉल होती रही थी। इसी की वजह से आज हम लोग की धरती पे समुद्र आया है, सी आया है। समझ में आया आपको बच्चे? जो समुद्र बना है ये इसी बारिश की वजह से हुआ है। 1000 साल तक, लाखों साल तक लगातार रेनफॉल होती रही। इसकी वजह से आज हम लोगों का आप समुद्र देख पाते हो कि समुद्र हम लोग का कैसे आया। अब आपने देख लिया क्या क्या हो गया है। अब हम लोग अभी तक समझते हैं अर्थ में क्या घटना घट चुकी है। अभी तक हम लोग ने देख लिया है अर्थ हम लोगों की कूल हो चुकी है, अर्थ में एटमॉस्फेयर बन गया है, और एक तीसरी अच्छी चीज आ गई है, अर्थ में वाटर मिल चुका है, अर्थ में पानी आ चुका है। ठीक, अब एक चीज बताओ, पानी है, सनलाइट तो होगी ही, क्योंकि भैया सूरज तो बहुत पहले, अर्थ से बिलियन ईयर्स पहले सूरज का फॉर्मेशन हुआ था। अब हुआ क्या, इसी सनलाइट ने पानी की प्रेजेंस में, और आपको एक चीज पता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्या थी? सबसे ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी? सबसे ज्यादा। तो बच्चों यहां पे एक बायोलॉजिकल घटना घटती है और एक प्रकार के बैक्टीरिया का जन्म होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया? साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? ये बिल्कुल वैसे ही रेस्पिरेशन करता है जैसे हम लोग के प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स हम लोग के कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? प्लांट्स हम लोगों के CO2 को इन करते हैं और O2 को बाहर करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो साइनोबैक्टीरिया था वो रेस्पिरेशन करता था। ये क्या करता था? CO2 को अंदर लेता था और O2 को रिलीज करता था। अब देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायुमंडल में होगी तो इंसान, जानवर, जीव जंतु, वनस्पति नहीं टिक पाएंगे। तो देखो भगवान ने क्या चमत्कार किया, साइनोबैक्टीरिया भेजा, उसका सांस लेने का, उसका रेस्पिरेशन का मॉड्यूल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड खींची जा रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। इस साइनोबैक्टीरिया की वजह से आज हम लोगों के अर्थ में ऑक्सीजन का जन्म हुआ है। तो हमने जो अभी लिस्ट बनाई थी जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था, उसमें एक गैस का नाम और जुड़ गया और उस गैस का नाम था ऑक्सीजन। क्या ये बात सभी के समझ में आई? ठीक, एक गैस का नाम जुड़ गया ऑक्सीजन। अब देखते हैं आगे। अब भैया ऑक्सीजन आ गया,
ऑक्सीजन आ गया। तो अब एक चीज बताओ, ऑक्सीजन का एक दिन के अंदर आ गया था? बिल्कुल नहीं, एक दिन के अंदर कैसे आ सकता है भैया? इसको भरने में लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल। बेटा एक चीज जान लो, जैसे एक इंसान की लाइफ ना 100 साल होती है, किसी ज्योग्राफिकल फेनोमेना को नोटिस करने के लिए 100 साल क्या होता है पता है? जैसे एक में 0.00001 होता है ना, एक के आगे डेसिमल लगा के 50 बार 0 लिख दो और 1 कर दो, तो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल की चीजों को नोट करने के लिए आपका जो इंसानी एज होती है वो इतनी कम होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा। हाँ, अगर आपकी उम्र लाखों करोड़ साल हो गई, आप इतने साल जी जाएं, तो आप ज्योग्राफिकल चेंजेस को होते देख सकते हैं। हो सकता है जैसे आज हम लोग का इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इतनी ज्यादा, हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में डीजल पेट्रोल व्हीकल्स का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग के वातावरण में CO2 बढ़ती चली जाएगी। तो आज का जो कंपोजिशन है जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को 0.009% पाते हैं, हो सकता है 1 करोड़ साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड 30% हो जाए। तो ये समय के साथ इसमें वेरिएशन आता रहता है, पर 100 साल की एज कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है हम लोगों को नोटिस करने के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग के एटमॉस्फेयर में किस किन चीजों का कंपोजिशन है, हम लोग का एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से बना हुआ है। तो बच्चों अभी तक आपने पढ़ लिया ऑक्सीजन कैसे आया। हम लोग के कंपोजिशन में आती है इतनी गैसें, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इसका परसेंट है 78.08%। ठीक, इसको मैं थोड़ा और डार्क बना लेता हूं। हम लोगों का नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है O2 ये 20.95%, आर्गन AR ये 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.36%, नियॉन 0.02%, हीलियम 0.0005, क्रिप्टॉन 0.001, जेनॉन 0.409 और हाइड्रोजन है हम लोग की सबसे कम है। तो अगर आप बच्चों टाइम स्केल में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा है हम लोगों की नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे हम लोगों की क्या आती है, लास्ट में क्या आती है, हाइड्रोजन। अब बच्चे कई बार ना इसका हम लोग टेबल नहीं याद कर पाते, कई बार हम लोग इसका टेबल नहीं याद कर पाते कि सर गैसेस के टेबल को कैसे याद रखा जाए, गैसेस का टेबल कैसे याद कर रखा जाए। इसको सिंपल यार एक बना लो, नो AC नहा के नो AC नहा के, नहाने के बाद AC नहीं चलाना है। नो से N हो गया नाइट्रोजन, O हो गया ऑक्सीजन, A हो गया आर्गन, C हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, N हो गया नियॉन, H हो गया हाइड्रोजन, K हो गया क्रिप्टन, और ये H फॉर हीलियम है बच्चों। इस फॉर्मूले से आप जान सकते हो, कई बार आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सी गैस होती है, वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में सबसे कम कौन सी गैस पाई जाती है। तो बस आप इतना चार्ट को याद रखो, 2 गैस एक्स्ट्रा हैं, जेनन और हाइड्रोजन, बस याद रख लो जो सबसे लीस्ट है वो कितना है, बाकी देख लीजिए टेबल आप मिला लीजिएगा वो एकदम ठीक होगी। तो अभी आपने जाना हम लोग के वायुमंडल में गैसेस किस किस कंपोजिशन में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोग बच्चे, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अगला बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे पहले समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, इसके लिए हम एक नई स्लाइड लेके आते हैं आपके लिए। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है ये जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउस इफेक्ट
बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले बच्चे आपको ये जानना पड़ेगा, हम लोगों को सन से हीट कैसे मिलती है। हम लोग को क्या मिलती है, सन से हीट कैसे मिलती है। सन से हीट हम लोग को कैसे मिलती है। तो बच्चे याद रखना, सूर्य दो प्रकार की रेडिएशन निकालता है, एक निकालता है शॉर्ट वेव, एक निकालता है लॉन्ग वेव। बच्चे याद हमेशा रखना, पावरफुल रेडिएशन होती है शॉर्ट वेव। जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है वो पावरफुल होती है, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है ये कम पावरफुल होती है। शॉर्ट वेव पावरफुल क्यों होती है, लॉन्ग वेव कम पावरफुल क्यों होती है, इसको आप लोग फिजिक्स का एक चैप्टर होता है फ्रीक्वेंसी, उसमें एक वीडियो अभी हम लोग आगे साइंस का लाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत से वीडियोस अभी अवेलेबल होंगे, आप चेक कर लीजिएगा जाकर इंटरनेट पे, आपको पता चल जाएगा शॉर्ट वेव क्यों पावरफुल होती है, लॉन्ग वेव कम पावरफुल क्यों होती है। बस एक हिंट याद रख लो, शॉर्ट वेव में पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, कम होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। कम फ्रीक्वेंसी वाली, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी उसमें एनर्जी के पार्टिकल्स कम होंगे तो वो कम पावरफुल होगी। इसको डिटेल्ड आप लोग आगे देख सकते हो। तो बच्चे ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपने सबसे पहले ये जाना सन से हीट कैसे मिलती है, दो प्रकार से, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। अब धरती कैसे यूज करती है, धरती किसको यूज करती है, तो बच्चे देखना, हम लोग की जो अर्थ है, हम लोग की जो बच्चे अर्थ है, ये ओनली शॉर्ट वेव रेडिएशन को यूज करती है। हम लोग की अर्थ किसको यूज करती है बच्चे, शॉर्ट वेव रेडिएशन को। लॉन्ग वेव रेडिएशन, अर्थ से सूरज की दूरी बहुत है, मतलब लाइट को की 1 सेकंड की स्पीड होती है कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और सूरज से धरती तक लाइट को आने में 8 मिनट लगता है। तब आप कैलकुलेट कर दो, 8 इंटू 60 इंटू 3 लाख, तो कितना हो गया, 480 इंटू 3 लाख। अब आप इसको निकाल लीजिएगा, अर्थ से सन इतनी ज्यादा दूरी पे रहता है, इसकी वजह से जितनी सन की लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, मात्र शॉर्ट वेव रेडिएशन ही होती है जो धरती तक पहुंच पाती है। तो आगे कभी याद रखिएगा, कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, हम लोग की अर्थ किस रेडिएशन से हीट होती है, तो याद रखना भाई, हम लोग की अर्थ शॉर्ट वेव रेडिएशन से हीट होती है, ना कि लॉन्ग वेव रेडिएशन से। क्लियर हो गया। अब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन से क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन से क्या होता है, हीट अर्थ के अंदर आती है। क्या आती है, अर्थ के अंदर आ जाती है। ठीक, जैसे ही अर्थ के अंदर क्या होता है, चलो ये भी एक अच्छा सवाल। धरती का अर्थ का अंदर मतलब क्या होता है, अर्थ का अंदर, इनसाइड द अर्थ का मीनिंग क्या होता है। What do you understand by the world inside the earth? If any particle, any object is said to be inside the earth, then what property he or she must follow? बच्चे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी पार्टिकल हम लोग के अर्थ सरफेस से, हम लोगों के अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर
के अंदर आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं वो चीज धरती के अंदर आ गई है, इनसाइड द अर्थ। एक्चुअल अर्थ शुरू कहां से होती है? सरफेस से 100 किलोमीटर। तो याद रखना बच्चों, सरफेस से जो 100 किलोमीटर का एरिया होता है, मैं फिर से बोलता हूं, सरफेस से जो 100 किलोमीटर का एरिया होता है, इसको इनर एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इसके ऊपर हम लोगों का आउटर स्पेस हो जाता है। हम लोगों का जितनी स्पेसशिप होती हैं वो यहीं चक्कर लगाती हैं। आपको शायद एक बात ये भी पता होनी चाहिए, हमने हवाई जहाज में बैठा है, आप भी हवाई जहाज में बैठे हैं। हम लोग को कब एस्ट्रोनॉट बोला जाएगा? अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन धरती से 100 किलोमीटर की ऊंची हाइट पे गया है, वहां पे रुका है, उसने टाइम स्पेंड किया है, तो उस पर्सन को एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको एटलीस्ट सरफेस से 100 किलोमीटर एंड अबव जाना होगा। हम लोग का जितना स्पेसशिप है, ये सारी चीज 100 किलोमीटर की दूरी पे घूमती रहती है, इसके ऊपर नहीं होती, ना इसके नीचे होती है। तो हम लोग की शॉर्ट वेव रेडिएशन जब 100 किलोमीटर के अंदर आ जाती है तो यहाँ इनर एटमॉस्फेयर और इसको कई सारी गैसेस मिलती हैं। ठीक, इसमें से कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा। ये सारी गैस बच्चों क्या करती है? इनके अंदर बड़ी अच्छी खूबी होती है, ये सूर्य से एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब तो कर लिए। होता क्या है, एब्जॉर्ब करने के बाद, फिर से एब्जॉर्ब करने के बाद ये हीट वापस नहीं निकाल पाते। ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये हीट को वापस री रेडिएट बैक नहीं कर सकते। कैसे? थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये हम लोग की अर्थ सरफेस, सॉरी, ये हम लोग की अर्थ सरफेस, ये हम लोगों का 100 किलोमीटर का मार्क, ये है हम लोगों की ओजोन लेयर, ये हम लोग की क्या है? ओजोन लेयर। सारे जीव जंतु, इंसान सब इसके यहां रहते हैं। सारी गैसेस यहीं तक रह जाती हैं। जैसे ही हम लोगों की सन की ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, हम लोग की सन की जैसे शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन इससे अंदर तक चली आती है, पर ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती। ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, पर हीट का अंदर आना और बाहर ना निकल पाना, इस प्रोसेस को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, हीट का अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर चले आना और बाहर ना निकल पाना, इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट का एग्जाम्पल, बच्चे आप लोगों के घर में बहुत से लोग होंगे जिनका ऊपर का घर होगा, बहुत से लोग होंगे जिनका नीचे घर होगा। मान लीजिए किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर कुछ नहीं बना, आप देखिए वो कमरा गर्मी में, मई जून में कितना हीट हो जाता है, बिना एसी और बिना कूलर के रह नहीं सकते। और रात में आप कभी अंदर घुसिए और गेट खोलिए तो जैसे लगेगा कि लू चल रही है। एक इसका दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर में मान लीजिए 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बना हुआ है, तो देखना बच्चों, फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले थर्ड फ्लोर आप लोग कभी रात में जाना देखना, तो जैसे थर्ड फ्लोर के कमरे में लगेगा कि लू चल रही गेट खोलते ही। रीजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हीट अंदर आ गई है पर कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। तीसरा एग्जाम्पल, आपकी बेटा कार, गर्मी का समय अब तो निकल रहा है, थोड़ी दिनों में निकल जाएगा, बट मई जून के समय में बच्चों आप लोग कार में बैठते ही तुरंत एसी फुल पे करते हो, ऐसे लगता है लपट चल रही है। आपने कार शैडो में खड़ी करी है, पेड़ के नीचे छाया में खड़ी करी है, पर जैसे बच्चे आप लोग अंदर प्रवेश करते हो आपको लगता है यार
हाथ जल गया, इतनी गर्मी। रीजन, आसपास की जितनी हीट कार पे पड़ रही है वो सब कार के अंदर आ जाती है, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बाहर नहीं निकल पाती। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, फैक्टर्स को हम लोग बाद में देखेंगे, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट आप समझ गए होंगे, हीट का अंदर आ जाना और बाहर ना निकल पाना, इस प्रक्रिया को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। समझ गए आप लोग? चलते हैं आगे। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए, आपको ये डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया है कि सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, बट मोस्ट रेडिएशन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक बच्चों और इंपॉर्टेंट सवाल है, some of the infrared radiation passes through the atmosphere, some is absorbed and re-emitted in all direction by greenhouse gas molecules। बच्चों हिंदी माध्यम वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी आप इस स्लाइड को, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी ले लीजिए। क्लास के बाद नीचे जो हम लोग का एप्लीकेशन होगा उस पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जो स्टैंडर्ड प्रोविजन होता है टीच करने का वो इंग्लिश होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में स्लाइड्स बनी हुई है और MS वर्ड MS एक्सेल में टाइप करके बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है, तो इसलिए इंग्लिश में हम लोग ने यूज किया है। बाकी इसको हम लोग आपको कन्वर्टेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक देखो यहाँ से एक इंफ्रारेड रेडिएशन देख के एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आ गया। इंपॉर्टेंट सवाल क्या निकल के आ गया, हम लोग का अर्थ सरफेस है वो गर्म कैसे होता है, वो हीट कैसे होता है। हम लोग का अर्थ सरफेस याद रखिएगा इंफ्रारेड रेडिएशन से हीट होता है, अल्ट्रावायलेट से हीट नहीं होता, इंफ्रारेड रेडिएशन से हीट होता है। अब क्या जो सर अल्ट्रावायलेट से क्यों नहीं होता, इंफ्रारेड से क्यों होता है, इसके पीछे भी बच्चों देखो एक साइंस लगी है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ये बताया था कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है वो पावरफुल होती है और लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है वो क्या होती है, कम पावरफुल होती है। तो बेटा आपने इंद्रधनुष के कलर पढ़े होंगे, विबग्योर, VIBGYOR। आपने इंद्रधनुष के कलर पढ़े होंगे विबग्योर। विबग्योर में आपने नोटिस किया होगा V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर। बेटा इंद्रधनुष के इस कलर में हम लोगों को जैसे बोला गया था, ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, फिर से ऊपर से जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं विबग्योर में, इसमें रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ वॉयलेट की सबसे कम, सॉरी ज्यादा, रेड की सबसे कम। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, याद रख लेना, जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी वो चीज उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। तो इसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो बच्चे क्या होता है, यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है, ये निकलता है जो हम लोग का वॉयलेट होता है वो बेटा ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट है, उसको बहुत सारे पार्टिकल्स को तो पहले ही स्कैटर आउट कर देती है, वो वायुमंडल में घुस ही नहीं पाता है। एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट और होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपने पढ़ा होगा। जैसे जैसे हम लोग का एटमॉस्फेयर रेयरर डेंसर होता है, हम लोग की लाइट हीट इन सब में भी रिफ्रैक्शन होता है। अब होता क्या बच्चे, जैसे ही सन से कोई लाइट निकल के अर्थ तक आती है तो उसको रास्ते में बहुत सारे मीडियम्स को क्रॉस करके आना होता है। जैसे ही क्या होती है, व्हाइट लाइट हम लोग के अर्थ में 100 किलोमीटर की रीच पे पहुंचती है, तो उसके बाद वो अर्थ के अंदर आती है। तो होता क्या है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो स्कैटर हो जाती है। रीजन, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। उसकी क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है। यहां से एक मैंने नया वर्ड बोला,
स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाव। जिस रंग का फैलाव ज्यादा होगा वो रंग उतना कम शक्तिशाली होगा। तो अल्ट्रावायलेट की क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो मतलब वो स्कैटर फैलेगा ज्यादा। इसी वजह से आप लोग बच्चे देखते हो आसमान आप लोग का कैसा होता है, नीला, रीजन उसकी स्कैटरिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। परंतु ठीक इसी के अपोजिट रेड कलर की क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग सबसे कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग सबसे कम होगी। जब वो फैलेगा नहीं तो वो ओजोन लेयर को पास करते हुए धरती तक ले आएगा। तो हम लोग की धरती किससे हीट होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन से। बच्चे इस बात को सभी लोग याद रखना। ऑप्शन में कई बार एग्जाम पूछा जाता है, अल्ट्रावायलेट से हीट होती है, इंफ्रारेड से यूज होती है। इवन लास्ट ईयर ये यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंफ्रारेड रेडिएशन के क्या यूज होते हैं और वो कैसे हम लोग के अर्थ के एटमॉस्फेयर को इजी करने में हेल्प करती है। इंफ्रारेड मैंने बताया, तो यहां से एक और एक्स्ट्रा ज्ञान ले लीजिए। मैं जीएस पढ़ाते टाइम एक्स्ट्रा ज्ञान बहुत देता हूं। होता क्या बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा रीजन व्हाई ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स आर पेंटेड रेड, सॉरी नॉट एवरी सिग्नल्स, ओनली डेंजर साइन या और साइन टू स्टॉप इज पेंटेड इन रेड कलर बट नथिंग एल्स। रीजन, डेंजर का साइन रेड से इसलिए किया जाता है ताकि रेड कलर आपको दूर तक दिखेगा, क्योंकि रेड लाइट फैलती नहीं है, स्कैटरिंग कम होती है। समझ गए? तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। स्कैटरिंग कम होने की वजह से उसकी वेवलेंथ कम होती है, इस वजह से वो हम लोगों को क्या करता है, दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए जितने भी हम लोगों के सिग्नल्स होते हैं वो सारे रेड होते हैं, जिसमें स्पेशली डेंजर साइन किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है समझ गए होंगे आप। चलते हम लोग आगे। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ये स्लाइड हो सकता है आपको सही से विजिबल ना हो क्योंकि ये थोड़ा वाइट कॉन्ट्रास्ट है। देख लीजिए, अब आपको दिखाई दे रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं अब क्लियर आ रहा होगा। ठीक, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं डिक्टेट करके बोल देता हूं। देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी मेजर है? इसमें सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इसके परसेंटेज याद रखना पड़ता है, 56%। दूसरे नंबर पे आती है मेथेन 18%। तीसरे नंबर पे सीएफसी आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग का एसी से निकलता है बच्चे, वो होता है 13%। चौथे नंबर पे आती है ओजोन लेयर जो है 7%। और लास्ट में आती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है 6%। क्लियर हो गया? तो ये सब मेजर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक, चलते हम लोग आगे। अब हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ में कितनी प्रकार की लेयर होती है, अर्थ प्रकार में कितने प्रकार के एटमॉस्फेयर होते हैं, आइए हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। अर्थ में सबसे पहले बच्चे जान लीजिए पांच मेन लेयर होती है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। समझ में आया? ये क्या होती है, कैसे करती है? इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक ये समझना पड़ेगा कि इनकी हाइट कहां तक होती है। ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है बच्चे 12 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट होती है 12 से 50 किलोमीटर। मेसोस्फियर की हाइट होती है 50 से 90 किलोमीटर। थर्मोस्फियर, इसी को आइनोस्फियर भी बोलते हैं, इसकी हाइट होती है 90 से 800 किलोमीटर तक। और लास्ट होती है एक्सोस्फियर, उसकी 800 से 3000 किलोमीटर तक रेंज होती है। तो अब हम लोग इन सारी लेयर्स को डीप में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग का शुरू होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को हम लोग हिंदी माध्यम वाले बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं ट्रोपोस्फियर को। अब ये ट्रोपोस्फियर होती क्या है? ट्रोपोस्फियर देखिए, अर्थ की ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, और ये 7 से 20 किलोमीटर तक इसका क्या होता है, फैला होता है। क्लियर हो गया? ट्रोपोस्फियर मीन्स टर्न ओवर, मीनिंग दिस रीजन इज मिक्सेस कॉन्स्टेंटली मूव्स रिजल्टिंग इन कॉन्स्टेंट चेंज कॉल्ड वेदर। अर्थात
ट्रोपोस्फियर के अंदर ही देखिए यहाँ पे बादल बने हुए हैं। जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, मौसम से रिलेटेड चीज होती हैं, बादल होती हैं, सब ट्रोपोस्फियर के अंदर पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर के बाहर नहीं पाया जाता। समझ में आया? ट्रोपोस्फियर के ऊपर आप जैसे ही जाते हैं, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाते हैं, आप लोग की वेदर कंडीशन खत्म हो जाती है। आप देखते हो जो आप लोग का एरोप्लेन होता है वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर और ओजोन लेयर के नीचे उड़ता है। यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है ट्रोपोस्फियर के ऊपर, और इसके ऊपर अभी अगली स्लाइड में आएगी ओजोन लेयर। इसके बीच में हम लोगों का प्लेन फ्लाई करता है। अगर आप में से जो लोग प्लेन में बैठे होंगे, जेट्स में बैठे होंगे, ड्रीम लाइनर में बैठे होंगे, आपने बच्चे नोटिस किया होगा आप लोग का प्लेन बादलों के ऊपर चला जाता है। जैसे ही आपका बादल क्रॉस हो जाता है, फिर से जैसे ही आपका बादल क्रॉस हो जाता है, आपके टेम्परेचर में एकदम से जैसे आप लोग बादल क्रॉस करते हो, आसमान में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता और प्लेन को उड़ाने में बहुत मजा आती है पायलट को बिना डिस्टरबेंस। आप में से बहुत से लोगों ने फ्लाइट में एक वर्ड होता है टर्बुलेंस, टर्बुलेंस फेस किया होगा। टर्बुलेंस इस तरीके से होता है जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते समय गड्ढे में भिड़ते हैं, आपकी गाड़ी हिलती है, ठीक इसी प्रकार से मिड एयर में फ्लाइट आपकी घूमती है और हिचकोले खाती है। वो वहां पे होती है जहां पे वेदर थंडरस होता है, बादल बहुत सारे होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर एकदम से जब चेंज होता है तब हम लोग के लिए इस प्रकार की दिक्कत आती है। जैसे ही बादल के ऊपर निकल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलते हैं हम लोग अगली लेयर पे। ट्रोपोस्फियर के बाद आती है हम लोग की अगली लेयर स्ट्रेटोस्फियर। अब इस लेयर की बात क्या है, ये 20 से हम लोग की 50 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस तक पाई जाती है। टेम्परेचर इन लोअर स्ट्रेटोस्फियर रिमेन्स द सेम बट बियॉन्ड देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। Temperature in lower it remains the same but beyond there is a gradual increase in temperature। इसका अर्थ ये है बच्चे, देखो स्ट्रेटोस्फियर के नीचे तो हम लोग का तापमान ठंडा होता है। फिर से स्ट्रेटोस्फियर के नीचे जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर होती है वहां तापमान तो ठंडा होता है, पर जैसे ही ऊपर आते हैं हम लोग का तापमान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है इसको हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, उसमें हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बस अभी इसको दिमाग में बैठाते चलिए, आगे चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अनलाइक द ट्रोपोस्फियर देयर इज नो एयर मिक्सिंग एंड नो टर्बुलेंस इन दिस लेयर। देखिए अभी हम लोग टर्बुलेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी टर्बुलेंस आ गया। मतलब इसके ट्रोपोस्फियर के ऊपर कोई एयर मिक्सिंग नहीं होती तो कोई टर्बुलेंस नहीं होता, प्लेन हम लोग का आराम से उड़ता जाता है। प्लेन से याद आया कि हम लोगों का जो प्लेन है वो किस लेयर पे उड़ता है। जी हाँ, हम लोग का प्लेन ट्रोपोपॉस में उड़ता है, ट्रोपोस्फियर के 12 किलोमीटर के ऊपर। और जो फाइनल हाइट लेता है बच्चे, प्लेन तो नीचे से ऊपर तक उड़ता है, पर प्लेन जो अपनी लॉन्गेस्ट दूरी जिस हाइट पे कवर करता है वो ट्रोपोपॉस पे। आप कहोगे सर जी ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक होती है, स्ट्रेटोस्फियर के पास ही हम लोगों की क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। देखिएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन। हाँ, इसमें ये बताया गया है, जैसे ही बोला गया था ना कि लोअर स्ट्रेटोस्फियर में हम लोगों का तापमान घट जाता है, हायर स्ट्रेटोस्फियर में हम लोग का तापमान बढ़ने लगता है। रीजन क्या? ओजोन लेयर। कैसे? इसको अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। एक बच्चों अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, जानते हैं, ज्योग्राफर हैं, वो एक नए नए वर्ड निकाल देते हैं। जिस जगह पे दो लेयर मिक्स होती है उसके आगे पॉज लगा देते हैं। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, जहां पे ट्रोपोस्फियर खत्म होती है स्ट्रेटोस्फियर चालू होती है, उसको ट्रोपोपॉज बोल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्ट्रेटोस्फियर जहां खत्म होकर मेसोस्फियर स्टार्ट होती है वहां पे स्ट्रेटोपॉज लगा देते हैं। हाँ, स्ट्रेटोस्फियर की मैंने हिंदी नहीं बताई, स्ट्रेटोस्फियर को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखते रहिएगा सर कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बीच बीच में बच्चों शेयर जरूर कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। रीजन, हमारी आवाज तभी निकलती जब आपके थम्स अप हम लोग को दिखते हैं। जब थम्स अप नहीं आता है तो आवाज थोड़ी ढीली पड़ जाती है। अच्छी आवाज निकलवाने के लिए बस आपको थम्स अप लगाना है, हमारे वीडियो को शेयर करते रहना है। तो ये था हम लोगों का दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर। अब हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी लेयर पे।
तीसरी लेयर है हम लोग की मेसोस्फीयर। अब ये मेसोस्फीयर क्या होती है? मेसोस्फीयर की हिंदी होती है मध्यमंडल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेसोस्फीयर का मतलब होता है मध्यमंडल। इसकी हाइट क्या होती है? ये 50 से 80 किलोमीटर अर्थ सरफेस पे पाई जाती है। और देखिए अंग्रेजी में इसका नाम मतलब भी है मिडिल एरिया। द टर्म लिटरली मीन्स मिडिल एरिया। मिडिल एरिया का मतलब मध्य में पाई जाती है। इस लेयर पे आते आते टेम्परेचर घट जाता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। रीजन, जैसे ही हम लोग ओजोन लेयर के ऊपर निकल जाते हैं हम लोग का टेम्परेचर घटता चला जाता है। कैसे घटता चला जाता है अगली क्लास में देखेंगे। दिस इज ऑल्सो द लास्ट लेयर विथ होमोजीनियस एयर विथ चीफली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब ये आखिरी लेयर होती है जहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण पाए जाते हैं। इस एरिया में ऑक्सीजन उतनी नहीं पाई जाती कि हम लोग सांस ले सके, पर 1%, 0.01%, 0.2% तो पाई जाती है। ये लास्ट पार्टिकल होता है, इसके बाद नहीं पाया जाता। और इस लेयर में इतनी ज्यादा ठंडक होती है, मतलब टेम्परेचर लगभग -100, -130 डिग्री तक होता है। तो इसके अंदर होता क्या है? मोस्ट मीटियोर्स वेपराइज इन मेसोस्फीयर। बच्चे इसका मतलब क्या है? मीटियोर्स का मतलब होता है जो आप लोग टूटता तारा बोलते हो ना, कुछ कुछ होता है। मैं आंख बंद करके दो, देखो टूटता तारा आ रहा है बेटा, जो टूटता तारा ही होता है उसको हम लोग मीटियोर्स बोलते हैं। एक्चुअली टूटता तारा नहीं होता, उल्का पिंड होता है। अंतरिक्ष में लफाजी करते हुए जैसे ही अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है वो जल जाता है। तो ये जो जलने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी एक पत्थर जब टूटता तारा बनता है वो बनता है हम लोग का मेसोस्फीयर के अंदर। क्लियर हो गया? द बाउंड्री बिटवीन द मेसोस्फीयर एंड नेक्स्ट अपर लेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज। हमने बोला ना अंग्रेजी माध्यम वाले नए नए वर्ड निकाल लेते हैं। मेसोपॉज क्या होता है? यहाँ पे मेसोस्फीयर और अगली जो लेयर है इसके बीच की जो वो होती है बाउंड्री, इसको हम लोग मेसोपॉज बोलते हैं। चलते नेक्स्ट लेयर पे, थर्मोस्फीयर। बच्चों थर्मोस्फीयर नाम याद रख लेना, इसी को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं और इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको आयन मंडल बोलते हैं। क्लियर हो गया? कौन सा मंडल? आयन। ये आयन कौन सा होता है? ये फिजिक्स चार्ज पार्टिकल वाला आयन होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। दिस लेयर इज लाइंग बियॉन्ड मेसोस्फीयर स्पेसिफिकली विथ 80 to 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। यानी अर्थ के सरफेस से ये मात्र 80 से 100 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। पर बच्चे इससे पहले हम लोग इस लेयर की डीप में जाए, एक चीज जान लेना, जितना सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ इसी लेयर की वजह से पॉसिबल होता है। इसके अंदर अभी अगली स्लाइड में चलेंगे, 3 लेयर्स पाई जाती हैं, DEF। थर्मोस्फीयर की ही DEF 3 इसके अंदर सब लेयर होती हैं, जिसके अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है जिससे हम लोगों के सिग्नल्स रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिससे हम लोग का मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टाटा स्काई, D2H, वीडियोकॉन, मोबाइल फोन, ये सब चल पा रहे हैं। अगर थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर ने ये काम करना बंद कर दिया, फिर से थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर ने ये काम करना बंद कर दिया, तो बच्चे मोबाइल हम लोग यूज नहीं कर सकते, जिंदगी भर लैंडलाइन यूज करना पड़ जाएगा। समझ में आया? तो थर्मोस्फीयर में क्या होता है, यहां पे एयर इन दिस हैज वेरिंग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहां पे हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट। अभी आप सोच रहे थे हम लोग ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है, बच्चे यहाँ पे आते हैं तो तापमान देखिए बहुत बढ़ गया। यहाँ पे तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस, बेटा इंसान तुरंत धुआं बन जाएगा। आपको एकदम से 2000 डिग्री सेल्सियस में ले जाए, आपकी शरीर धुआं बन जाएगी। 2000 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? इट इज सो हॉट हियर बिकॉज nitrogen and oxygen in the atmosphere absorb a lot of radiation from space and convert it into
हीट। इसका मतलब यह है इस क्षेत्र में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो कई इतने सारे एटमॉस्फेयर से हम लोग की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रेडिएट बैक कर देते हैं। ठीक, द बाउंड्री बिटवीन थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर इज कॉल्ड थर्मोपॉज। हमने बोला था थर्मोपॉज होता है। अब मेन चीज बेटा ये पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना, द लोअर थर्मोस्फियर इज कॉल्ड आयनोस्फियर। हमने क्या बोला था, इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं। द लोअर थर्मोस्फियर, मैं इमेज थोड़ी और इधर ड्रैग कर देता हूं आपके लिए, अब और क्लियर होगी। ठीक, देखिए, द लोअर थर्मोस्फियर इज कॉल्ड आयनोस्फियर। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, it extends from 80 to 500 kilometers above the earth surface. Nitrogen, oxygen and other particles in the ionosphere absorb radiation from sun and become electrically charged. तो बच्चों याद रखना है आपको कौन से पार्टिकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं एटम, वो हीट होके इतने ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, उनके अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाता है, जिससे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इजी बनाते हैं। कैसे? उनके अंदर सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। हेंस लिखा है दीज आयंस आर इंपॉर्टेंट टू रेडियो बिकॉज दे रिफ्लेक्ट AM रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ अलाउइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज सेंड। क्लियर हो गया? ये AM सिग्नल्स को क्या करते हैं, रेडिएट बैक करते हैं। चलते हैं हम लोग, ये थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर क्या होता है? थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको आयन मंडल बोलते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमने बोला था थर्मोस्फियर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, इसके थर्मोस्फियर के अंदर 3 होती है। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लेयर एग्जिस्ट इन आयनोस्फियर। अच्छा, सबसे पहले बोला गया थर्मोस्फियर का जो लोअर पार्ट होता है आयनोस्फियर। आयनोस्फियर के 3 पार्ट हैं, एक है हम लोगों का D, एक है हम लोगों का E, एक है हम लोगों का F। DEF क्या होता है इसके बारे में जल्दी कोई नहीं बताता, मैं आपको बता देता हूं। जो D लेयर होती है, लोएस्ट लेयर होती है, इसके अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ आयंस होते हैं। भैया इसके अंदर आयंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। E लेयर क्या होती है, इसको कैनली हेविसाइड लेयर भी बोलते हैं। ये मिडिल लेयर है जिसमें आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, मतलब E में। और जो F लेयर है इसको एप्लीटन लेयर भी बोलते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, F लेयर को एप्लीटन लेयर भी बोलते हैं। यहां पे सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होता है। इंटेंस आयनाइजेशन एट डे टाइम कॉजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ radio waves instead of reflection, most of them back to surface. At night the ion concentration at D layer falls because of recombination of atoms. This makes E and F layer very important for radio communication. मतलब समझ में आया? जो रेडियो कम्युनिकेशन में आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ई लेयर और एफ लेयर, ये जरूर याद करिएगा। रेडियो कम्युनिकेशन में कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट होती है, ई और एफ। किसकी? आयनोस्फीयर की। क्लियर हो गया बच्चे सभी को? तो ये इसके 3 पार्ट थे। इसको पॉज करके डिटेल में एक एक चीज को बारी बारी से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। हम लोग की आखिरी जो लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड मंडल। मंडल लगा दो या सीधे ब्रह्मांड बोल दो। मतलब एक्सोस्फीयर के बाद हम लोग कहते नहीं हम लोग ब्रह्मांड में घूम के आ गए, तो ब्रह्मांड घूम के नहीं आना होता है, वो एक्सोस्फीयर तक जाना होता है। अब ये एक्सोस्फीयर क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है? देखिए, बियॉन्ड 100 किलोमीटर इज स्टार्ट ऑफ अर्थ आउटर एटमॉस्फेयर। अभी देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना, एक 100 किलोमीटर का एरिया। बेटा एक 100 किलोमीटर का जो एरिया है ना, इसको कामरान लिमिट भी बोला जाता है। एक बार देख लीजिएगा ये कामरान लिमिट क्या होता है, मैं इसको आगे बताऊंगा। ये कामरान लिमिट 100 किलोमीटर की हाइट को बोला जाता है, यानी द प्लेस वेयर
इनर एंड आउटर एटमॉस्फेयर मीट इज कॉल्ड कामरान लिमिट। क्लियर हुआ सभी को? तो 100 किलोमीटर के स्टार्ट में जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर लेयर होता है, यहां से आउटर स्पेस चालू होता है। द एयर पार्टिकल हियर आर हॉटर देन आयनोस्फीयर। बच्चे सिंपल लॉजिक लगाओ, जैसे ही हम लोग मेसोस्फीयर के ऊपर जाते हैं, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, यहाँ पे आयन को सन की डायरेक्ट रेज मिलती हैं। डायरेक्ट रेज मिलेंगी तो उनके अंदर ज्यादा हीट आएगी। तो मतलब याद रख लो, मेसोस्फीयर के जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तापमान बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए आयनोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर है, यहाँ पे तापमान और ज्यादा क्या है, प्लस है। द टेम्परेचर आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ बम्बॉर्डमेंट ऑफ कॉस्मिक रेज। अब ये कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? इसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल होते हैं। ये सारे सन से आते हैं, हम लोगों की अर्थ की सबसे पहले आउटर लेयर में टकराते हैं, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट कन्वर्ट होती है और डेंसिटी इज वेरी लो। द कोलिजन बिटवीन पार्टिकल आर एक्सट्रीमली रेयर। यहाँ पे घनत्व बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल बहुत रेयर हो जाता है और डेंसिटी एकदम से घट जाती है। ये था हम लोगों ने, हाँ अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा, कितने प्रकार की लेयर होती हैं। मैं सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, क्षोमंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है ब्रह्मांड मंडल। इंग्लिश में इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे बोर्ड में एक आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाई एरोप्लेन डज नॉट मेक नॉइज ड्यूरिंग नाइट टाइम। Why aeroplane does not make sound during night time? बचपन से पहेली सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी, मैं भी छोटा था, मुझसे भी पूछा गया था कि अच्छा यार ये बताओ, तुम बहुत ज्ञानी अचंद्र बनते हो अपने आप को, हवाई जहाज रात में आवाज क्यों नहीं करता है? हमने कहा यार इंजन में साइलेंसर लगा लेते होंगे। हमने कहा ठीक है, मतलब नहीं समझ में आई चीजें, बस वो एक क्वेश्चन मार्क बना रहा। पर आगे जब कंपटीशन लाइन में आया, पढ़ा इसके बारे में, डीप में गया, तो कुछ लगा 100% तो नॉइज अगर कोई कहे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 100% तो नहीं, बट 40 से 50% नॉइज कम हो जाती है। मतलब समझिएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है हवाई जहाज की आवाज रात में क्यों नहीं सुनाई देती, ये एक क्वेश्चन है। पर जो मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, 100% तो आवाज ऐसा नहीं कि म्यूट हो जाती, बिल्कुल म्यूट हो जाती है, बट उसकी टोटल आवाज का 40 से 50% कम हो जाता है। फिर से, तो उसकी आवाज का कितना कम हो जाता है? 40 से 50%। रीजन आपको मैं एक हिंट देता हूं, फिर अगली स्लाइड में बताऊंगा, 2 मिनट तक सोचिएगा। हिंट आपके लिए ये है, साउंड और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। फिर से, साउंड और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। हम लोगों की जब साउंड क्या होगी? बढ़ेगी। सॉरी, हम लोगों का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि सुनाई देने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, पर टेम्परेचर घटेगा तो साउंड के सुनाई देने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। आप याद करो, एरोप्लेन किस हाइट पे उड़ता है? फिर से, एरोप्लेन किस हाइट पे उड़ता है? एरोप्लेन उड़ता है हम लोगों का ट्रोपोपॉज में। अभी मैंने आपको बताया था उस हाइट पे टेम्परेचर -50 -55 डिग्री होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे? अगली क्लास में बताऊंगा ना, पेशेंस रख लो। -50 और -55 डिग्री होता है। आपको यकीन नहीं होगा, आप मई जून के समय में 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हाफ पैंट हाफ शर्ट पहन के प्लेन के अंदर बैठे हैं। प्लेन जब अपनी हाइट ले लेता है बादलों के ऊपर, शुक्र मनाइए कि उस समय प्लेन की खिड़की नहीं खुल जाती। खुल जाएगी ना तो -40 डिग्री -50 डिग्री की स्पीड से इतनी ठंडी हवा अंदर आएगी, सबसे पहले तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे,
ठंड की वजह से इतना ज्यादा ठंडा होता है। क्या वो सर गर्मी में भी होता है? साल के 12 महीने होता है। और पर जब रात होती है, दिन में सूरज की गर्मी की वजह से जो हीट होती है रात में तो और कम हो जाती है, तो रात में टेम्परेचर और कम हो जाता है। जब रात में टेम्परेचर कम होगा, साउंड की सुनाई देने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, साउंड सुनाई भी कम देगा। रात में हवाई जहाज उस हाइट पे उड़ता है तो आवाज म्यूट नहीं होती, कम हो जाती है। समझ में आया? ये देखिए, मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम ढूंढ के लाए हैं। ठीक, ये देखिए डायग्राम में बताया गया है, जहां तक डेंसिटी होती है वहां पे हम लोग की साउंड टेम्परेचर के साथ, देखिए ये दो ग्राफ बने हुए हैं, एक टेम्परेचर वाला और एक साउंड वाला। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साउंड के इलेक्ट्रो मोशंस बढ़ जाता है, जैसे जैसे हम लोग का टेम्परेचर कम होता है साउंड सुनाई देने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? घटती चली जाती है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमने बोला था, इतनी देर से चिल्ला रहा था, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। इसको हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों, एक आपके लिए एक मैसेज है, एक इंफॉर्मेशन है। मैं बहुत ही जल्दी कल से पॉलिटी की क्लास भी साथ साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। एनटीपीसी के लिए स्पेशली ज्योग्राफी मेड इजी सीरीज हम लोग की चलती रहेगी, एनटीपीसी और यूपीएससी के अकॉर्डिंग। और हम लोग का पॉलिटी बहुत जल्द कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को सही में अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक बटन जरूर दबाया करिएगा, और कमेंट लिखा करिए कि अभी हमें और क्या इंप्रूव करना है। बोर्ड पे सब दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, सर की आवाज नहीं आती, किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस है, टाइम लेट हो जाता है। हाँ, मैं टाइम के लिए थोड़ा माफी मांगूंगा, अभी हम लोग अपने स्टार्टअप फेज में है, तो वीडियो बना के अपलोड करने में इसमें थोड़ा हम लोग का समय ज्यादा चला जाता है। तो इसमें अभी थोड़ा हम लोग के साथ आप कोऑपरेट करिए। जैसे हम लोग 1992 में हमने अपनी ऑफलाइन कोचिंग एक कमरे से स्टार्ट करके 3-4 शहर तक फैला दी थी, तो अभी हम लोग को चैनल स्टार्ट करे अभी 20-25 दिन ही हुआ है। तो धीरे धीरे समय के साथ हमसे जुड़े रहिए, लंबे समय में हम भी आपको एक बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।